नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हम लोगों की जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 12वां कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 11 पार्ट बना चुका हूं और वो आप लोग को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जीके और जीएस के होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। इन 11 टॉपिक पे आप लोग को सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग देखिए, प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा। इसमें मैं 11 वीडियो पहले बना चुका हूँ, उनमें सारे प्रश्न पिछले हैं, ठीक है। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को चेंज की थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हरिहर फर्स्ट, जो थे विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, ठीक है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी से 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इनका साम्राज्य चला था 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर फर्स्ट का साम्राज्य चला था, ठीक है। और विजयनगर जो है आज के टाइम में इसका नाम हम्पी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माणकर्ता कौन था? आपको बताना है। 1000 पिलर टेम्पल का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदेव थे, ठीक है। कात्की वंश के संस्थापक, कात्की वंश के राजा थे ये रुद्रदेव, ठीक है। और इन्होंने 1163 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में विष्णु, शिव एवं सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ सिदोशिया वंश की राजधानी थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके पास हैं, महाराजा जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था, ठीक है। और इसका निर्माण 1699 ईस्वी से 1747 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है, ठीक है। पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कारण देंगे, ठीक है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो ये तो सही है हमारा कि भारत की जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, अर्थात अभिकथन ए हमारा सही है और कारण जो आर है हमारा गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उच्चतम न्यायालय होता है अर्थात सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है। जबकि जो उच्च न्यायालय होते हैं अर्थात हाई कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होती है वो 62 वर्ष होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों से बहती है, ठीक है। लेकिन नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है?
आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी ही ऐसी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और यह लगभग 1400 किलोमीटर को ट्रेवल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और जो हमारी दामोदर नदी है ये हमारी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, ठीक है। और शोर नदी निकलती है हमारी अमरकंटक से, ठीक है। और निकलती है जो घग्गर नदी है ये हमारी हिमालय श्रेणी से निकलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गोदावरी नदी है वो गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेन गंगा नदी व और वेन गंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो पेन गंगा नदी और वेन गंगा नदी के संयुक्त पानी लेकर जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा नदी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप फिलिथियो द्वीप पर हैं तो आप किस देश में होंगे? आपको बताना है अगर आप फिलिथियो द्वीप पर हैं तो आप किस देश में हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर आप फिलिथियो द्वीप पर हैं तो ये मालदीव का एक द्वीप है, ठीक है। तो आप मालदीव में ही होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि पेलोगो क्या है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कि आर्कीपेलागो क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कीपेलागो क्या होता है? द्वीपों का समूह होता है या फिर श्रृंखला होती है, संघ या संग्रहक होता है। क्या होता है? आर्कीपेलागो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है वो किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है, ठीक है। और यह तंजानिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। उत्तर पूर्व भाग में स्थित है कौन सा पर्वत? किलिमंजारो, ठीक है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। क्या नाम था? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या था? कैसर विल्हेम, ठीक है, विल्हेम और स्पिट्ज, ठीक है। ये इसका पूर्व का नाम था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिंपल सा सवाल है, आप लोग बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और यह नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, ठीक है। और इसको फिट में एक बार पूछा था एनटीपीसी में, तो उसका जो सही जवाब था 29,028 फीट है, ठीक है। लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिया था 30,000 के लगभग में दिया था, ठीक है। तो इसको भाई आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो लगभग कितनी है? 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर है, ठीक है। और अब तक ये सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। और इसका निर्माण 1669 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेसिस, ठीक है। नासा के द्वारा छोड़ा गया 2001 में डेल्टा सेकेंड रॉकेट से जेनेसिस उपग्रह को छोड़ा गया था, जिसने अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा के कण को लेकर जमीन पर आया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम लोग ISS के नाम से भी जानते हैं, के बारे में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए
और बताइए कि आईएसएस के बारे में कौन सा कथन गलत है इसमें से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आईएसएस कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो आईएसएस कार्यक्रम था इसमें हमारी 5 अंतरिक्ष एजेंसियाँ थीं, जिसका नाम था नासा जो कि अमेरिका की थी, और दूसरा थी जापानीज एरोस्पेस जो कि जापान की थी, तीसरा था रॉस्कोमॉस जो कि रशिया की थी, और चौथा था अपना यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो और पांचवा था हमारा कनाडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। ऑप्शन बी पढ़ते हैं हम, स्टेशन के 2 खंडों में विभाजित किया गया है, मतलब रूसी ऑर्बिट खंड और अमेरिकी ऑर्बिट खंड, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, बोर्ड पर प्रयोग किए जाने वाला समय क्षेत्र सार्वभौमिक समय सामान्यित है, ये भी सही है हमारा। और जिसमें ऑप्शन डी है यही गलत है। क्या गलत है? आईएसएस पर एक बार में अधिकतम 15 सदस्य भेजे जा सकते हैं, तो ऐसा ये गलत है। एक बार पे इसमें अधिकतम 3 सदस्य ही भेजे जा सकते हैं। ठीक है, और आईएसएस पर एक समय में अधिकतम 10 लोग रह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो देखो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेलसैट जो है एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैट है एक, क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूथसैट एक उपग्रह है। इसे भारत और रशिया के सहयोग से भेजा गया था वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? नाग। नाग एंटी टैंक मिसाइल है सिस्टम है जिसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह इसे दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाग मिसाइल को। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता होती है 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और इसे ज़मीन से ज़मीन पर मार करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है, जस्तीकरण में क्या होता है, हम लोग लोहे के ऊपर जिंक का लेप लगा देते हैं जिससे जो जंग की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में एक प्रकार की मिश्र धातु है, इसमें हमारा आयरन होता है तथा 0.2% से लगभग 1.5% या 2% तक कार्बन होता है, तब हमारा ये मिश्र धातु मिलकर बनता है जिसका नाम स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, और इसे हिंदी में बेदाग स्टील भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टील का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरी बिरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। इन्होंने 1913 में इसकी खोज की थी। कब किया था? 1913 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड में जुड़ जाता है, 3 ऑक्सीजन के रूप में जुड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग ओजोन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं O3। ठीक है, ओजोन जो है हमारी पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है और यह समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, लगभग समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं आपको बताना है। तो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि O3 जिसमें साफ साफ दे भी दिया है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो देखिए, रेलवे के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था क्योंकि उसमें ऑप्शन एक ही सही था। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, हम लोग जो श्वास लेके छोड़ते हैं उसमें जलवाष्प भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग जैसे शरीर के अंदर लेते हैं वैसे ही बाहर निकल आती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। श्वसन में क्या छोड़ा जाता है?
तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है सही दिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव श्वसन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, इसमें हमारे जलवाष्प भी कुछ होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.4% हमारे शरीर में मात्रा होती है नमक की, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो उसके शरीर में लगभग 200 ग्राम जो होगा नमक होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, आयोडीन की कमी से गंडमाला, जिसे हम लोग घोंघा रोग भी कहते हैं, घेंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है। ये गले में एक प्रकार से सूजन आ जाती है, ठीक है, और ये आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेव रोग जिसे थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिरिक्त स्राव के कारण होता है? ग्रेव रोग आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके वृद्धि के कारण होता है? अधिकतर थायराइड हार्मोन्स की वृद्धि के कारण ही होता है, ठीक है, ग्रेव रोग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन क्रेडिट से हम लोग यह समझते हैं, यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेसिक भाषा में, जो कार्बन क्रेडिट होता है, जैसे आप कोई देश कार्बन का उत्सर्जन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको पेड़ आदि कुछ करना पड़ेगा पर्यावरण के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो किसी ऐसे देश को पैसा देकर वहाँ पर पेड़ आदि को बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसको कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। विनोद राय को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कंपनी इंटरग्लोब एविएशन जिसने हाल ही में अपना IPO लॉन्च किया था, निम्नलिखित एयरलाइंसों में से किसे नियंत्रित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियोग्राफिक इंडिकेशन, ठीक है, जिसे हम लोग GI भी कहते हैं, ठीक है, स्थिति अद्वितीय प्रौद्योगिकी उत्पादित और विकास के लिए कृषि को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है, किस प्रकार के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्पाद के लिए जो GI टैग हम लोग देते हैं, या अद्वितीय प्रौद्योगिकी उत्पादित और विकास के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है, GI टैग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि किस ऑनलाइन कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? आप लोग जानते होंगे बैंडेड जब कभी कट जाते हैं, जल जाते हैं तो वहाँ बैंडेड का यूज़ किया जाता है। तो उसका आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एर्ल डिक्सन ने अपनी एक बार इनकी पत्नी जो थी खाना बना रही थी, वो जल गई थी, ठीक है। तो उसको जब उन्होंने देखा उसकी प्रॉब्लम को, उसको देख के इन्होंने बैंडेड का आविष्कार किया था 1920 में, ठीक है। कब? 1920 में, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार था वो क्रिस्टियान हाइजेंस ने किया था। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, क्रिस्टियान हाइजेंस, ठीक है। हाइजेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 1656 ईस्वी में किया था, ठीक है। लेकिन जो पेंडुलम घड़ी का विचार दिया था वो गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था? 1637 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आविष्कार पूछा था तो उसमें क्रिस्टियान हाइजेंसी नाम सही होगा, ठीक है। 1656 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल जिसे रिवॉल्वर भी कहा जाता है का आविष्कार किसने किया था?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट ने 1836 में, कब, 1836 में पिस्तौल का आविष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस ई वाटरमैन ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किलफर्ड अल्बर्ट ने किस आविष्कार से जुड़े हैं? आपको बताना है थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट किस आविष्कार से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार इन्होंने किया था। किसने? थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए। जो 2016 में थे, क्वेश्चन जब पूछा गया था, अभी भी वही हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गियानी इन्फेंटेनो, जो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये पेरिस देश, जेनेवा देश के हैं। ठीक है, और ये 26 फरवरी 2016 से इस पद पर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2018 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है? तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये हो चुका था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में ये फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है। आप लोग बताइए कि 2022 का जो फीफा विश्व कप है वो कौन से देश उसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे जो लोग नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।